हे गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर स्टडी मटेरियल से कवर करेंगे एंड स्पेशली इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अमेंडमेंट है, वो मैं करवाना चाहता हूँ। और आपके लेक्चर्स जो हैं वो भी अपडेटेड हो चुके हैं। अमेंडमेंट क्या है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ केसेस होते हैं जिसमें अगर एक इंडिविजुअल सिर्फ 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता है तभी हम उसको रेजिडेंट मानते हैं, अन्यथा नहीं मानते हैं। इसमें जो कैटेगरीज आती है वो मैंने आपको बताई थी। इंडियन सिटीज़न होते हैं, जो इंडियन शिप के क्रू मेंबर हैं और बाहर जा रहे होते हैं, या फिर जो इंडियन सिटीज़न है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर इंगेज हैं एम्प्लॉयमेंट में या बिजनेस में और वो इंडिया में विजिट के लिए आते हैं। इन्हें हम छूट देते हैं, इनके लिए हम दूसरी कंडीशन चेक नहीं करते, सिर्फ 182 डेज़ की कंडीशन ही चेक करते हैं। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट था, और ट्विस्ट ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीज़न या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है एक्सक्लूडिंग दी फॉरेन सोर्सेज इनकम, उसे हम रेजिडेंट मानेंगे इवन इफ वो 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे, प्लस चेंज क्या है, प्लस पिछले 4 साल में भी 365 डेज या उससे ज़्यादा रहे। सो इसमें क्या हो गया, क्या ट्विस्ट हो गया, देखिए इसमें ट्विस्ट ये है कि कुछ लोगों के लिए 182 डेज़ की ही कंडीशन चेक होती है, बट जो लोग इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन 15 लाख से ज़्यादा की इनकम रखते हैं फॉरेन सोर्स के अलावा, उनके लिए एक कंडीशन और चेक होगी। करंट ईयर में 120 डेज और उसके पिछले 4 साल में 365 दिन, अगर ये भी सेटिस्फाई हो गई तो भी ये लोग रेजिडेंट माने जाएंगे। ये ट्विस्ट है। आगे ये लाइन लिखनी रह गई थी, मैंने अपडेट कर दी है। जो बाद में वीडियो देखेंगे उनको अपडेटेड वीडियो ही मिलेगा। तो मैंने कहा था अब स्टडी मटेरियल आया है तो चीज़ें क्लियर हुई हैं। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी थी और कुछ करेक्शंस भी हो गई हैं। अब जरा हम जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। मिस्टर आनंद जो है एक इंडियन सिटीजन है और एक क्रू मेंबर भी है, ये सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप के। इस लाइन का मतलब क्या समझ में आया आपको? हर वर्ड का मीनिंग है दोस्तों। मिस्टर आनंद यानी कि इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन का मतलब इंडिया के सिटीजन है, मेंबर है क्रू ऑफ अ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप, तो शिप इंडियन है बट जा सिंगापुर रही है। इंगेज इन कैरेज ऑफ पैसेंजर, शिप का काम है पैसेंजर को ले जाना। तो हर चीज़ का मीनिंग समझ रहे हो आप? इसको रिलेट करो प्रैक्टिकली, आंख बंद करके सोच कर देखो। अच्छा, एक शिप होगी जो सिंगापुर जा रही होगी, इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से जा रही होगी, 6 जून 2020 को जाएगी। यहाँ पर और भी डिटेल्स गिवन है, 2020-21 की गिवन है, जिसको असेसमेंट ईयर 21-22 बोल सकते हैं। बात एक ही है, प्रीवियस ईयर 2021 मीन्स असेसमेंट ईयर 21-22। आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। एज्यूम करते हैं पिछले 4 सालों में मिस्टर आनंद का स्टे 400 दिन था। अच्छा सर, आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंट्री की डेट है 6 जून और एग्जिट की डेट है 9 दिसंबर। तो क्या आपको पता है कि ये लोग का अगर कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें जिस दिन एंट्री हुई और जिस दिन एग्जिट हुआ उस पीरियड को एक्सक्लूड करते हैं, कि इस दिन शिप में चढ़ा और इस दिन शिप से उतरा। चढ़ा कब? 6 जून को। उतरा कब? वापस इंडिया में 9 दिसंबर को। इससे क्या होगा कि अगर बंदा कोई यहाँ से जा रहा है तो टेरिटोरियल वाटर क्रॉस होने में टाइम लगता है। अब वो टाइम जो है काउंट नहीं किया जाएगा कि वो इंडिया में ही था, नहीं काउंट किया जाएगा। काहे? अरे क्योंकि भैया कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंट्री हो गई तब से माना जाएगा कि वो इंडिया में नहीं है, और जब वापस की एंट्री होगी तब तक माना जाएगा वो इंडिया में नहीं है। तो इसका मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ डेज देखने होते हैं प्रीवियस ईयर में, जो कैलकुलेट करने के लिए आप 25 दिन जून के, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 9, क्योंकि 9 दिसंबर को एंट्री हुई है तो ये पूरा का पूरा आपने पीरियड एक्सक्लूड कर दिया, 187 डेज को एक्सक्लूड कर दिया आउट ऑफ 365 डेज। ये बनकर निकल रहा है 178 डेज। तो यानी नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लिए। एक इंसान रेजिडेंट होता है अगर वो कम से कम 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे, या कम से कम 60 डेज उससे ज़्यादा रहे, और पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज़्यादा रहे। हावेवर जो ये इंडियन सिटीज़न है जो कि क्रू मेंबर के रूप में जा रहे हैं, इनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चेक होती है, पहली वाली, यानी कि सिर्फ 182 डेज़ की कंडीशन ही चेक होती है, और ये व्यक्ति 182 डेज से कम रहा है इसलिए नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो जब हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे नोट्स को रेफर करना है पहले, और फिर ये क्वेश्चंस मेरे साथ करने हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, ब्रेटली का एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है जो 100 दिन आते हैं इंडिया में, हर साल 100 दिन आते हैं, 10 साल से यही प्रैक्टिस चालू है। इनका इस साल का जो है रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए। कोई भी इंसान रेजिडेंट होता है अगर वो करेंट ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे। क्या ये 182 डेज रहे? आंसर इज़ नो। या फिर कम से कम 60 डेज रहे? जी हाँ, 60 डेज रहे हैं।
और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहे, जी हाँ रहे हैं। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये रेजिडेंट तो हो गए। ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे नहीं होंगे कैसे चेक करोगे? उसके लिए आप चेक करोगे क्या पिछले 10 सालों में किसी 2 साल में ये रेजिडेंट थे, और एंड मतलब हिंदी का और इंग्लिश का एंड, और पिछले 7 सालों में क्या इनका स्टे 730 डेज से ज़्यादा था? द आंसर इज नो। तो जब एडिशनल कंडीशन चेक करें दोनों सेटिस्फाई होगी तभी ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसके लिए ब्रेटली रेजिडेंट तो है पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, वुड योर आंसर चेंज इफ द अबव फैक्ट रिलेट टू श्रीनाथ, एन इंडियन सिटीजन हु रेजिड्स इन ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम? अगर इंडिया का सिटीजन जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है हमेशा के लिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए खेलता है, वो इंडिया आता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या होगा? वो रेजिडेंट होगा नहीं होगा? देखिए जो इंडियन सिटीजन होते हैं और वो इंडिया में विजिट के लिए आते हैं उनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चेक होती है, वो है 182 डेज वाली। तो यस, अगर श्रीनाथ जो इंडियन सिटीजन हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आते हैं, तो वो तभी रेजिडेंट माने जाएंगे अगर वो कम से कम 182 डेज या उससे ज़्यादा रहते हैं, या फिर अगर उनकी इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है फॉरेन सोर्स को छोड़ के, तो वो फिर भी रेजिडेंट हो सकते हैं अगर वो 120 डेज रह लें प्लस पिछले 4 सालों में 365 दिन रह लें। ये तो कंडीशन है सर। जो इंडियन ओरिजिन के इंडियन सिटीजन के लोग हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उनके लिए एक और कंडीशन लगा दी है कि कम से कम 120 दिन रहें और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहे तो भी मान लिया जाएगा कि वो रेजिडेंट है। अदरवाइज तो इनको छूट मिली हुई है, इंडियन ओरिजिन लोगों को तो छूट मिली हुई है, आपको पता है। वट वुड बी योर आंसर इफ श्रीनाथ हैड विजिटेड इंडिया फॉर 120 डेज इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर? अगर ये 120 डेज रहता है हर साल तो क्या होगा? अगर इनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्सेज, तो ये अगर 120 डेज रहता है और इंडियन सिटीजन भी था श्रीनाथ, तो क्या होगा? तो इनका स्टे 120 डेज का हो जाएगा प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज़्यादा भी हो जाएगा, तो ये रेजिडेंट माने जाएंगे। हाँ, टोटल इनकम 15 लाख से ज़्यादा नहीं है एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सिर्फ 182 डेज़ की कंडीशन ही चेक करेंगे। क्लैरिटी के लिए नोट्स को दोबारा पढ़िए, और अगर देखना चाहें तो वीडियो को दोबारा देखिए। हाँ, मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं वो तभी कर सकते हो जब सारी के सारे आपने प्रोविजंस रिवाइज कर लिए हैं। इसलिए कभी भी ये मत समझिएगा कि मैं आपको दोबारा से सारे प्रोविजंस रिवाइज कराऊंगा। ये हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करने से पहले खुद सारी चीज़ रिवाइज करें और फिर यहाँ पर आएँ। मिस्टर बी एक इंडिविजुअल है, कैनेडियन सिटीजन है, इंडिया आते हैं, पहली बार आते हैं 16-17 में। फाइनेंशियल ईयर 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 वो इंडिया में रहते हैं इतने इतने दिनों के लिए। उनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। कब का निकालना है? असेसमेंट ईयर 21-22 यानी प्रीवियस ईयर 2021। क्या वो प्रीवियस ईयर 2021 में 182 डेज उससे ज़्यादा रहे? द आंसर इज़ नो। क्या वो कम से कम 60 डेज उससे ज़्यादा रहे? द आंसर इज़ यस, 70 दिन रहे हैं। क्या पिछले 4 सालों में, इसके पिछले 4 सालों में 1, 2, 3, 4, क्या 365 डेज उससे ज़्यादा रहे? द आंसर इज़ नो। 55 डेज, 60, 90, 150 टोटल एट 355। तो इन्होंने तो एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, इसके लिए नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। एक भी सेटिस्फाई कर लेते तो रेजिडेंट माने जाते, पर एक भी नहीं करी इसलिए नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे। बिजनेस ऑफ अ हब इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑल पॉलिसी डिसीजन आर टेकन देयर फ्रॉम। ई जो उनके करता हैं वो कोलकाता में बॉर्न हुए हैं, इंडिया में विजिट करते हैं 2021 में, 15 साल के बाद ही कम्स टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 20 एंड लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन 1 दिसंबर 20। आपको इनका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। मिस्टर ई का और हफ दोनों का अलग अलग निकालना है। हफ का निकालने का जो तरीका है उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं कि भैया डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं। बिजनेस कहाँ ट्रांजेक्ट हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में ट्रांजेक्ट हो रहा है, तो हफ क्या होगी? नॉन रेजिडेंट। डिसीजन इंडिया में ले जा रहे हैं, रेजिडेंट। समझ रहे हो? सारे डिसीजन बाहर लिए जा रहे हैं, नॉन रेजिडेंट। बात करते हैं ई की। ई आया भैया 1/4/2020 को, 15 साल से बाहर रह रहा था, तो 15 साल से बाहर रह रहा है, इंडिया विजिट के लिए आ रहा है, सिर्फ 182 डेज़ की कंडीशन चेक होगी। क्या यहाँ पर इनका स्टे कितना है देख लेते हैं। 31 डेज़ का कैसे कैसे काउंट किया? अप्रैल से काउंट करा है। अप्रैल में 30 डेज़ रहे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 1 तारीख
लीव कर रहे हैं, बट क्योंकि दिसंबर शुरू हो गया तो वो भी काउंट कर लेंगे, इंडिया में कुछ समय तो रहे ना, तो पूरा दिन काउंट करेंगे। तो टोटल आ गया 245 डेज। 182 डेज जो से ज़्यादा रहे हैं तो ये रेजिडेंट होंगे, बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं होंगे। रीज़न कि भैया इससे पिछले सालों में वो कभी भी रेजिडेंट थे ही नहीं, 15 साल के बाद एक ही बार आ रहे हैं, तो रेजिडेंट तो है करेंट ईयर में, बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है। और ये हम क्यों चेक करते हैं? ताकि हमें पता लगे मिस्टर ई की कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। अब आ रही है इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये कहते हैं कि भैया आप बताइए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फर्निश्ड बाय मिस्टर अनिरुद्ध पर्टेनिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, आपको निकालनी है कि टोटल इनकम, अगर ये ROR है तब क्या होगी, RNOR है तब क्या होगी, नॉन रेजिडेंट है तब क्या होगी। अच्छा सर, अब तो ये बड़ा ही पते का क्वेश्चन आ गया, अब तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम। भाई वो तो होंगे ही, आप कंफ्यूज तो होंगे ही भाई, क्वेश्चन ही ऐसा आया है, टिपिकल क्वेश्चन ही ऐसा आया है कि दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ जी, यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको करा रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन जर्मनी। अब ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे भैया क्या हो रहा है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है। देखिए, अगर इनकम इंडिया में एक्रू हुई है या रिसीव हुई है, दोनों में से कुछ भी हो गई तो वो होगी इंडियन इनकम। दोनों चीज़ें बाहर हुई है तो वो होगी फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होती है। अब यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहाँ से आ रहा है? इंडियन कंपनी से। इंडियन कंपनी के शेयर बेचे हैं आपने, पैसा रिसीव कहाँ हुआ है? जर्मनी में। तो रिसिप्ट कहाँ है? जर्मनी की। एक्रूअल कहाँ है? इंडिया का। एक्रू या रिसीव में से एक भी चीज़ इंडिया में हो गई तो वो इंडियन इनकम है, और इंडियन इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। यहाँ पे कैसे दिखाओगे? हेडिंग डालोगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। किसकी निकाल रहे हो, कौन सी ईयर की निकाल रहे हो? पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन से देखकर उतार लिया। कितनी कितनी टैक्सेबल होगी? भैया इंडियन इनकम है तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। रीज़न लिख कर आएंगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लिख कर आएंगे, आप बाद में लिख कर आएंगे। जैपनीज कंपनी का डिविडेंड जापान में रिसीव होता है। अब कंपनी जापान की है तो इसका मतलब एक्रूअल कहाँ है? जापान में। रिसीव कहाँ हो रहा है? जापान में। क्या है ये? फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम रेजिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होती है जी। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो होती है, बाकियों के लिए नहीं होती है। प्रॉपर्टी का रेंट जो है, प्रॉपर्टी जो है लंदन में है, रेंट लंदन में ही डिपॉजिट किया जाता है, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल्स। क्या ये मैंने आपको बताया है बेसिक कॉन्सेप्ट में कि इनकम एक बार किसी बैंक अकाउंट में रिसीव हो गई, फिर उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालो तो वो दोबारा इनकम काउंट नहीं होती है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी लंदन में है, एक्रूवल जो इनकम का होगा वो लंदन में होगा। प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी का है लंदन में, लंदन में ही डिपॉजिट करवा दिया गया है। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा कामझाम क्या है? फॉरेन इनकम का कामझाम है, और सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगा? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा। 52,500, बट इनकम कितनी है? 75,000। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है जो आप बाद में करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में 30% आंख बंद करके माइनस करना अलाउ किया गया है, जो आपका खर्चा लगेगा, ऐसा मान लिया गया 30% लगेगा, और वो हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में दोबारा करेंगे। इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है आरपी लिमिटेड को 6,000। इंडियन कंपनी है तो भैया टैक्स लगेगा, इसमें पूछने की क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम है फ्रॉम लैंड इन गुजरात। एग्रीकल्चर इनकम होती ही एग्जेम्प्ट है, जो एग्जेम्प्ट इनकम है वो तो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये जो है तीनों कैटेगरी में अलग अलग इनकम टैक्सेबल होगी अगर इनका अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस है तो। इसीलिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना ज़रूरी होता है। जैसे हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, वैसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना भी ज़रूरी होता है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखते हैं। मिस्टर डेविड हैं, एक इंडियन सिटीजन है, 40 ईयर्स इनकी एज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्व कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को। इंडिया को छोड़ के जाते हैं पहली बार 31 मार्च 20 को ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। कौन है जी? डेविड। अच्छा, इंडिया को विजिट नहीं करते ड्यूरिंग एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर 2021, और उनको ये इनकम रिसीव होती है। इंडियन सिटीजन है, ठीक है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो इनको पैसा देगी वो क्या होगा? इंडियन इनकम माना जाएगा ना, डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया। सैलरी निकल कर आई है कंप्यूटेड, यानी कि सारे चीज़ें माइनस करने के बाद आई है 5 लाख रुपए। फॉरेन अलाउंस मिल रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कुछ इनकम आ रही है एग्रीकल्चर इन नेपाल। इंडिया में नहीं है सर। इंडिया का अगर एग्रीकल्चर लैंड होता तो एग्जेम्प्ट होती, बाहर करोगे एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्सेबल होगी।
हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है नेपाल में, वो भी 2.5 लाख रुपए दे रखी है। पहले देखना होगा क्या ये रेजिडेंट है या नहीं है। देखिए ये पहली बार जो है इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ये तो 31 मार्च को चले गए, तो क्या ये 2021 ईयर में इंडिया में रहे? द आंसर इज नो। ये इंडिया में रही नहीं, तो ये इंडिया के नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। इंडिया में कहाँ रही है, ये तो चले गए। अब इनके लिए जो है सिर्फ इंडियन इनकम जो है टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। ये जो सैलरी है ये गवर्नमेंट दे रही है, इसके लिए ये डीम टू एक्रो रेजिडेंट इंडिया मानी जाएगी। और क्योंकि डीम टू एक्रो रेजिडेंट इंडिया है, क्योंकि डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया है, देखो लिखा होगा सैलरी पेएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया, तो ये इंडियन इनकम है, ये इंडियन इनकम है, इसलिए टैक्सेबल होगी। फॉरेन अलाउंस जो है दोस्तों, जो अलाउंसेस मिलते हैं ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो सेक्शन 10 क्लॉज 7 में एग्जेम्प्ट होते हैं। तो यहाँ लिख दिया कि वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, और एग्जेम्प्ट है तो इसलिए इंक्लूड नहीं होंगे, टैक्सेबल नहीं होंगे। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है, टैक्सेबल होगा, तो ये आपने यहाँ डाल दिया और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। रीज़न सिंपल सा है भैया, एग्रीकल्चर इनकम नेपाल में है, बाहर कमा रहे हो, बाहर रिसीव हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो यानी कि ये आपकी क्या हो गई, फॉरेन इनकम। और नॉन रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। हाँ इंडिया के होते तब लगता, अदरवाइज नहीं लगेगा। मिस विविता पेड अ सम ऑफ रुपीज 5000 USD टू मिस्टर कुलाशेखरा। ये है एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रैक्टिस कर रहे हैं कोलंबो में। और कोलंबो कहाँ है, श्रीलंका में है क्या? स्पेशलाइजिंग इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। द पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो। ओके, कुलाशेखरा जो है एक नॉन रेजिडेंट है, कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू अ प्रोजेक्ट इन इंडिया। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा आप, एंड साइलोनीज कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन है भैया, ये कोई पर्टिकुलर कंट्री के लोग होंगे, उनके कोलैबोरेशन के साथ जो है वो इंडिया में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का काम कर रहे हैं, और उसकी पेमेंट जो है वो कोलंबो में रिसीव हो रही है, बट जो काम किया जा रहा है वो तो इंडिया में किया जा रहा है, तो इनकम एक्रू कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है, इसलिए ये एक इंडियन इनकम है। इसके लिए यहाँ पे इन्हें टैक्स देना पड़ेगा, चार्जेबल होगा, बिकॉज इट इज़ इनकम डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे वो मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कभी आता नहीं है, बट फिर भी आया तो आपको समझाना पड़ेगा। क्या क्या, अगर एक नॉन रेजिडेंट है और उसको इनकम इंडिया के बाहर रिसीव होती है, तब उसके लिए टैक्सेबल हो सकती है यदि वो इनकम इंडिया में एक्रू या अराइज हुई है या डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया हुई है। आपका सेक्शन 9 बताता है डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया के बारे में। वहाँ पर एक बात बताता है कि जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, फीस मिलती है, और उसमें कोई ऐसा कंसिडरेशन होता है कंसल्टेंसी सर्विस का, जैसे यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस की पेमेंट है और वो आप पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में आएगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन बोलती है, एक्सप्लेनेशन का नंबर बताने की जरूरत नहीं है, सेक्शन बता सकते हो 9 सब सेक्शन 2 क्लैरिफाइज दैट इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विस फ्रॉम सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया वुड बी डीम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया। मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आपको कोई भी सर्विस की फीस मिलेगी, बट यदि वो आप सर्विस इंडिया में दे रहे हैं, तो उससे आने वाली इनकम भी इंडिया में डीम्ड टू एक्रोराइज इंडिया मानी जाएगी। सिंपल सी इतनी सी बात बोल रहे हैं, ये लाइन लिख कर आ सकते हैं, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, उसके बाद आज की क्लास कंप्लीट होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी टेस्ट योर नॉलेज डिस्कस करेंगे। रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया मेरी क्लासेस बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट होती है, आप अगर समझ रहे हैं क्लास में आकर आपका सब कुछ हो जाएगा, तो आंसर है यस, सारे प्रोविजन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पर आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा। और होमवर्क क्या है कि जो चीज़ें हमने डिस्कस करी क्वेश्चन आंसर्स, उससे पहले प्रोविजन की रिवीजन होनी चाहिए। दूसरा, जब क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए तो खुद से पढ़ना भी आपको आना चाहिए कि भैया क्या पढ़ा दिया, एक बार खुद भी देख लेता हूँ। देखिए मैं कभी भी स्पून फीडिंग नहीं करता, आपको मैं बता देता हूँ, ऑनेस्ट हूँ यार। बहुत टीचर्स करते हैं, स्पून फीडिंग करके पास करवा देते हैं, बाद में बच्चे अटक जाएंगे। स्पून फीडिंग से आप एक बार पास कर सकते हो एग्जाम, बट ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। यानी कि जो क्लास में पढ़ाया, जिसकी कॉपी बनाई, कॉपी में जो कराया उसी को पढ़कर पेपर में लिखा है और पास हो गए, वो हो जाएंगे। मैंने आपका पूरा बंदोबस्त करके दिया हुआ है उसके लिए, आपका नोट्स आपको दे रखे हैं, बुक आपको क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, उतना कर लेंगे और 1-2 पास्ट ईयर सॉल्व करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, एग्जामिशन भी आ जाएगी। बट ज़िंदगी में अगर सक्सेसफुल बनना है तो थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, हर क्लास के बाद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, रदर देन स्पून फीडिंग कि भैया ये करो और ये पढ़कर पेपर में लिखो और पास हो जाओ। उसको करने के बजाय मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ। और गाइडेंस क्या है? गाइडेंस ये है कि जो डेली क्लास में हुआ उसको रिवाइज करो। गाइडेंस ये है कि चैप्टर के क्वेश्चन आंसर से पहले चैप्टर की पूरी रिवीजन कर लो। गाइडेंस ये है कि चैप्टर पूरा हो जाए तो एक बार खुद से रिवीजन, उसके क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू टेस्ट दे दो। ऐसे कर कर आगे बढ़ो। जब पूरा हो जाए तो एक बार पूरे सिलेबस की रिवीजन लगा लो, और अगर 100 नोट्स बनाए हैं तो बहुत है, सोने पे सुहागा है।
पूरा सिलेबस होने के बाद उसकी भी 1-2 बार रिवीजन कर डालो। फिर क्या करना है, फिर ये तो वो हो गया जो मैंने कराया, उसके बाद क्या करना है, पास्ट ईयर के 1-2 क्वेश्चन आंसर्स कर लो, 1-2 पेपर, हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट। दैट्स इट। Illustration number 8. Compute the total income in the hands of an individual aged 35 years being a resident and ordinary resident. Resident but not ordinary resident and a non-resident. कहता है कि भैया ये इनकम तीनों का मान के अलग अलग जो है कैलकुलेट करो। पहली कैटेगरी में क्या होगा, दूसरी में क्या होगा, तीसरी में क्या होगा। तो भैया जो भी इनकम है उसको आइडेंटिफाई करो, क्या वो इंडियन इनकम है या नहीं है। इंटरेस्ट जो है यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स में है, 50% इंडिया में रिसीव होता है, यानी कि 50% क्या हो गई इंडियन इनकम, 50% क्या हो गई यूके का बॉन्ड, यूके में रिसीव हो रहा है, फॉरेन इनकम। तो भैया इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल, फॉरेन इनकम सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल। तो यानी आरओआर के लिए तो पूरा 10,000 टैक्सेबल और बाकियों के लिए सिर्फ 5,000 टैक्सेबल, क्योंकि 5,000 क्या है इंडियन इनकम। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, अरे चेन्नई में बिजनेस है तो इंडियन इनकम हो गई, और इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होती है। बात ही खत्म, बात ही खत्म, आगे कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं इंडियन कंपनी, कंपनी इंडियन है तो बात ही खत्म हो गई सर, 20,000 रुपये सबके लिए टैक्सेबल। ये देखो कंपनी इंडियन तो सबके लिए टैक्सेबल। डिविडेंड मिला ब्रिटिश कंपनी से, बाहर की कंपनी बाहर मिल रहा है, सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल। क्यों, क्योंकि ये फॉरेन इनकम है और सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, प्लांट की सेल करिए जर्मनी, 50% प्रॉफिट इंडिया में रिसीव हुए हैं, पहली बार जहाँ रिसीव होते हैं उसको हम रिसिप्ट बोलते हैं। 50% यानी 20,000 रुपये जो इंडिया में रिसीव हुए हैं वो तो इन दोनों के लिए भी टैक्सेबल होगा, आरएनओआर और एनआर के लिए। पर 40,000 जो है वो तो आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा ही होगा, यानी आरओआर के लिए तो सभी टैक्सेबल होगा, भले इंडिया में मिले या इंडिया के बाहर मिले। इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, अगर बिजनेस इंडिया में कंट्रोल किया जा रहा है तो क्या है, बिजनेस जर्मनी में है, ओके, 40,000 इंडिया में रिसीव होते हैं, ओके, तो 70,000 टोटल में 40,000 इंडिया में रिसीव हो रहे हैं, दैट मीन्स 40,000 तो सभी के लिए टैक्सेबल होगा, पॉइंट नंबर 1। बची रही बात 30,000 रुपये की, तो इनकम कहाँ हो रही है, जर्मनी में, एक्रू कहाँ हो रही है, जर्मनी में, पर कंट्रोल कहाँ से है, दिल्ली से, रिसीव कहाँ हो रही है, जर्मनी में, 40,000 इंडिया में हो रही है, यानी 30,000 जर्मनी में रिसीव हो रही है। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए तो पूरा ही 70,000 टैक्सेबल होगा, उसके लिए तो वैसे भी पूरा ही होता है। नॉन रेजिडेंट के लिए जो है वो सिर्फ 40,000 टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो इंडिया में रिसीव हो रहा है, 30,000 बाहर रिसीव हो रहा है, बाहर एक्रो हो रहा है, तो नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ 40,000 टैक्सेबल होगा। रही बात आर एन ओ आर के लिए, आर एन ओ आर के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है जो 40,000 रुपये है, और फॉरेन इनकम भी हो सकती है अगर वो बिजनेस से आती है जो कि इंडिया से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर है तो ये फॉरेन इनकम, बाकी की 30,000 रुपये, पर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, इसके लिए आर एन ओ आर के लिए भी टैक्सेबल होगी। तो यानी कि इन दोनों के लिए 70,000 हो गई और इसके लिए 40,000 हो गई, एनआर के लिए 40,000 हो गई। इसके बाद ये कहते हैं प्रॉफिट है बिजनेस दिल्ली में है बट मैनेज एंटायरली फ्रॉम लंदन, क्योंकि बिजनेस दिल्ली में है तो सभी के लिए टैक्सेबल होगा जी, इनकम इंडिया में एक्रू हो रही है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट लंदन ब्रॉड टू इंडिया, पहले लंदन का प्रॉपर्टी है, लंदन में रिसीव होते फिर इंडिया में लाते हो, फॉरेन इनकम है सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल होगी, आरओआर के लिए टैक्सेबल होगी। ये देखो नीचे दे रखा है 50,000, बाकियों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, आरओआर के लिए होगी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इन एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, कंपनी क्या है इंडियन, एक्रू कहाँ हो रहा है इंडिया में, इंडियन इनकम है सबके लिए टैक्सेबल होगी। समझ रहे हो आप मैं कैसे क्रैक कर रहा हूँ एक एक लाइन को। तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े पॉइंट्स आएंगे, आपको तो एक एक पॉइंट देखना है बस और टेबल में डालते रहना है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में रेंडर कर रहे हो, इंडियन इनकम है सर, सबके लिए टैक्सेबल होगी। एक भी चीज़ आ गई इंडिया में तो एक्रू है या रिसीव है, दोनों में से एक भी हो गया, इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मुंबई मैनेज फ्रॉम लंदन, बिजनेस कहाँ का है, मुंबई का है, इंडियन इनकम, धंधा ही यहाँ पर है, धंधा ही मुंबई में है, सबके लिए टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन नेपाल रिसीव्ड देयर, नेपाल की प्रॉपर्टी है वहीं रिसीव हो रही है, फॉरेन इनकम जो है सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल होती है। मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ तो आप धीरे हो जाइए, बट बात एक ही है, सिंपल सी बात है, इंडियन इनकम सबके लिए टैक्सेबल, फॉरेन इनकम आरओआर के लिए टैक्सेबल, और अगर कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो आरएनओआर के लिए भी टैक्सेबल। पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी जी। बाहर की इनकम ठीक है सर, बाहर के बैंक अकाउंट में मिल गई, उस पर टैक्स लगा नहीं लगा, बाहर वाले जाने, पुराने साल हो गया,
इंडिया में ब्रॉड कर रहे हो भैया, एक इनकम दूसरे अकाउंट में डाल रहे हो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहली बार अकाउंट में आता है उससे होता है, दूसरी बार अकाउंट में जाता है उससे कुछ नहीं होता है। तो ये पास्ट की इनकम पे टैक्स लगा नहीं लगा, बाहर की कंट्री में हमें उससे क्या लेना देना, इंडिया में उससे क्या लेना देना, किसी के लिए भी टैक्सेबल वो तो नहीं होगा, क्योंकि पास्ट की इनकम है। सिर्फ रेमिडी तो कर रहे हो, रेमिटेंस तो किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। एग्रीकल्चर लैंड नेपाल में है, वहीं पर रिसीव होता है। फॉरेन इनकम है सर, सिर्फ ROR के लिए टैक्सेबल होगी। प्रोफेशन केन्या में है, सेटअप इंडिया में है। अगर प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब दोनों के लिए टैक्सेबल होगी, ROR के लिए भी, RNOR के लिए भी। क्यों? क्योंकि सेटअप कहाँ है? इंडिया में। प्रोफेशन कहाँ है? केन्या में। सेटअप कहाँ है? इंडिया में। सेटअप इंडिया में सेटअप है। ROR के लिए तो फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है, सारी होती है। RNOR के लिए भी हो जाती है अगर वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, जो इस केस में हो रहा है। गिफ्ट रिसीव हो रहे हैं वेडिंग पे, मैं बता दूं गिफ्ट जो है वो वेडिंग पर एग्जेम्प्ट होते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। वेडिंग पर जो गिफ्ट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है 12,000 रुपये, सबके लिए टैक्सेबल होगा। 12,000 रुपये डाल दो, इंडिया में है, इंडियन इनकम है, सबके लिए टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट मिला है, बिजनेस रशिया में है, रशिया से ही कंट्रोल होता है, तो बाहर की इनकम है, सिर्फ एक ही बंदे के लिए टैक्सेबल होगी, वो है ROR। डिविडेंड मिलता है एयरलाइंस पेट्रोलियम लिमिटेड, जो एक इंडियन कंपनी है, डिविडेंड सभी के लिए टैक्सेबल होगा, इंडिया की कंपनी है सर, इंडियन इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम है फ्रॉम अ लैंड इन राजस्थान, तो राजस्थान का लैंड है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं होता है, ऐड नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक सेक्शन है 80AA, जैसे सेक्शन 80C है वैसे एक और नया सेक्शन है 80AA। कहाँ करेंगे? डिडक्शन के चैप्टर में करेंगे। वो ये कहता है कि जो आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो पहले आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड कर लो, और 10,000 रुपये तक, अगर 10,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट बन रहा है, 10,000 रुपये तक, 10,000 से कम बन रहा है तो उतना 80AA में माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ माइनस करने के बाद टोटल इनकम दिखाई है, और ये ग्रॉस टोटल इनकम दिखाई है। तो यानी कि पूरा क्वेश्चन तीनों से कर कर दिखा दिया। रेजिडेंट होगा तो क्या, ROR, RNOR, NR, तीनों कैटेगरी में क्या होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में हम टेस्ट योर नॉलेज डिस्कस करेंगे, और टेस्ट योर नॉलेज के बाद जो है आपका ये सिलेबस एक तरह से चैप्टर जो है पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड बाय बाय।